IAS करंट अफेयर वार्षिकी 2026 की पुस्तक है जिसमें एक वर्ष का करंट अफेयर दिया हुआ है। देख सकते हैं इसमें क्या क्या है। संवैधानिक प्रशासनिक घटनाक्रम दिया हुआ है, उसके बाद आर्थिक घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण पारिस्थितिकी एवं भूगोल, इतिहास, कला संस्कृति, आंतरिक सुरक्षा, महत्वपूर्ण सरकारी योजना नीतियाँ पहले, रिपोर्ट, सूचकांक, चर्चा में रहे महत्वपूर्ण स्थान, पुरस्कार, सम्मान और खेल घटनाक्रम। संवैधानिक और प्रशासनिक घटनाक्रम को देखेंगे तो पहला जो घटनाक्रम है वो कह रहा है कि वर्षा समीक्षण 2025 पंचायती राज मंत्रालय, यानी कि पंचायती राज मंत्रालय की समीक्षा चर्चा में क्यों रही है। तो 29 दिसंबर 2025 को सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा साझा की गई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में पंचायती राज मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने डिजिटल उपकरणों, क्षमता निर्माण और महिला जनजातीय सशक्तिकरण, संस्थागत सुधार का उपयोग करके स्थानीय स्तर पर शासन को सशक्त किया है। ठीक है, तो किसने किया है? सूचना और प्रसारण जो मंत्रालय है उनकी रिपोर्ट के अनुसार ये दिया हुआ है कि पंचायती राज मंत्रालय ने क्या किया है, इन चीज़ों से पंचायती स्तर यानी कि स्थानीय स्तर पर सशक्त किया है। महिला को जनजातीय सशक्तिकरण किया है, महिला सशक्तिकरण किया है, निर्माण किया है, डिजिटल उपकरणों का उपयोग किया है। कह रहे वर्ष 2025 में पंचायती राज मंत्रालय की प्रमुख उपलब्धियां, क्या प्रमुख उपलब्धियां रही हैं? तो भूमि प्रशासन में प्रगति, स्वामित्व योजना के अंतर्गत 2.75 करोड़ से अधिक संपत्ति कार्ड जारी किए गए, 3.28 लाख गांवों में ड्रोन सर्वेक्षण पूरे किए गए, डिजिटल और भौगोलिक प्रसारण में नवाचार, 36 ग्राम पंचायतों में पूर्ण की गई ग्राम पंचायत स्थानिक विकास योजनाओं को 14 राज्यों में लागू किया गया, पारदर्शिता के लिए AI और E-गवर्नेंस। कह रहा है भाषणी के माध्यम से 13 क्षेत्रीय राज्यों का समर्थन करने वाले सभागार AI संचालित ग्राम सभा बैठक सारांश की शुरुआत की गई और ग्राम प्लेटफॉर्म ने लगभग 34,573 करोड़ के ऑनलाइन भुगतान के साथ वित्तीय शासन को मजबूत किया है। संस्थागत सुदृढ़ीकरण देखें तो 1,638 ग्राम पंचायत भवनों का निर्माण स्वीकृत किया गया, जिसमें 3,000 से अधिक जनसंख्या वाली सभी ग्राम पंचायतों के लिए कार्यालय निश्चित हुआ है। ठीक है, उसके बाद IIMS, IITs, IRMAs के नेतृत्व में प्रबंधन विकास कार्यक्रम चलाए गए, जिससे प्रशासनिक क्षमता मजबूत हुई है। महिला नेतृत्व विकास, सशक्त पंचायत नेत्री अभियान, महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित किया गया और मॉडल महिला अनुकूल ग्राम पंचायत पहल की शुरुआत की गई। पंचायतों में वित्तीय आत्मनिर्भरता, सक्षम पंचायत पहल के माध्यम से स्वरोजगार सृजन को बढ़ावा मिला है। युवाओं की भागीदारी, मॉडल यूथ ग्राम सभा की शुरुआत की गई है, जिससे जवाहर नवोदय विद्यालय और एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय के छात्र शामिल हैं। यह भविष्य में लोकतांत्रिक नेतृत्व को तैयार करेगा। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय मान्यता। मेरी पंचायत और M-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म ने वर्ल्ड समिट ऑफ द इंफॉर्मेशन सोसाइटी चैंपियन अवार्ड 2025 जीता। ठीक है, मेरी पंचायत M-गवर्नेंस प्लेटफॉर्म ने जो डिजिटल इंडिया सुशासन के भारत के नेतृत्व क्षमता को मजबूत करता है। अब है अगला विकसित भारत रामजी अधिनियम 2025 बहुत ही चर्चा में रहा था और इम्पॉर्टेंट है। कह रहा है कि 21 दिसंबर 2025 को भारत के राष्ट्रपति ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन, ठीक है, रामजी विधेयक 2025 को मंजूरी प्रदान की। तो ठीक है, भारत के राष्ट्रपति ने क्या किया, ये जो विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन है, जिसको रामजी विधेयक कहते हैं, 2025 को मंजूरी दी राष्ट्रपति ने 21 दिसंबर 2025 को। मुख्य बिंदु क्या है? यह अधिकार आधारित मांग प्रेरित ग्रामीण रोजगार योजना से हटकर बजट सीमित आपूर्ति प्रेरित ढांचे की और एक मौलिक परिवर्तन को दर्शाता है। कह रहा है कि ये जो है मांग आधारित ना होकर के ये कैसा है, बजट सीमित है और आपूर्ति प्रेरित है, ढांचे का एक मॉडल है जो विकसित भारत एज द रेट 2047 की परिकल्पना के अनुरूप है। ग्रामीण गरीबी में वर्ष 2011-12 में 25.7% से घटकर 2023-24 में लगभग 5% तक की गिरावट आई, जिससे संकट निवारण कार्यक्रम के रूप में मनरेगा की आवश्यकता कम हुई और उत्पादकता आधारित रोजगार की दिशा में बदलाव की आवश्यकता को रेखांकित किया गया। अब बात आती है कि विकसित भारत रोजगार और आजीविका के लिए गारंटी मिशन यानी ग्रामीण अधिनियम 2025 के प्रमुख प्रावधान क्या हैं। तो वैधानिक मजदूरी रोजगार गारंटी, पहला प्रावधान, प्रति वित्तीय वर्ष 125 दिनों की मजदूरी की कानूनी गारंटी। दूसरा, सशर्त और गैर सार्वभौमिक कवरेज, रोजगार केवल केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध होगा, यानी कि जो केंद्र सरकार जिस क्षेत्र को अधिसूचित करेगी उसी को मिलेगा।
अब है VGPP के माध्यम से बॉटम अप योजना, स्थानिक प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए विकसित ग्राम पंचायत योजनाओं के निर्माण को अनिवार्य करता है, जिन्हें ब्लॉक, जिला, राज्य स्तर तक समेकित किया जाएगा और समन्वित अवसंरचना योजना के लिए PM गति शक्ति के साथ एकीकृत किया जाएगा। ठीक है। अब एक केंद्र प्रायोजन योजना की संरचना, लागत साझेदारी पैटर्न को संशोधित करके अधिकांश राज्यों के लिए 60:40 मनरेगा के तहत पहले 10% ही राज्य की हिस्सेदारी थी, अब 40% राज्य की हिस्सेदारी कर दी गई। ठीक है। तो 10 की जगह पर क्या किया गया, 40% कर दिया गया, जिससे राज्यों पर वित्तीय भार के उल्लेखनीय वृद्धि हो गई। उत्तर पूर्वी और हिमालय राज्य केंद्र शासित प्रदेशों के लिए देखो कहाँ कहाँ याद रखना है, उत्तर पूर्वी, हिमालय राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अभी भी 90 और 10 का ही रेशियो है। अब एक कृषि ऋतुओं के दौरान सुविधा, कह रहा है यह अधिनियम राज्यों की बुआई और कटाई के चरम मौसम के दौरान एक वित्तीय वर्ष में अधिकतम 60 दिनों तक कार्यक्रम को स्थगित करने का अधिकार प्रदान करता है। यानी कि इस कार्यक्रम में आप क्या कर सकते हैं, 60 दिनों तक स्थगित कर सकते हैं, जब तक चरम पे क्या है, कटाई चल रही है, यानी कि जो मौसम है कटाई का, जिससे कृषि गतिविधियों के लिए खेतिहर श्रम की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके। ठीक है, जो जिससे क्या होगा कि लोग यहाँ ना जाकर के खेतिहर श्रम करेंगे। अब यहाँ पे बेरोजगारी भत्ता प्रावधान, यदि कार्य की मांग किए जाने पर 15 दिनों के भीतर, कितना 15 दिनों के भीतर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जाता है तो राज्य सरकारों को बेरोजगारी भत्ता भुगतान करना अनिवार्य होगा। अब जो अगला है वो है डिजिटल अरेस्ट स्कैम पर उच्चतम न्यायालय के निर्देश। डिजिटल अरेस्ट स्कैम पर उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा, तो कह रहे चर्चा में क्यों, तो दिसंबर में भारत में उच्चतम न्यायालय ने CBI को डिजिटल अरेस्ट धोखाधड़ियों के उद्देश्य खोले गए बैंक खातों में के संबंध में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत जांच करने की पूर्ण स्वतंत्रता दी है। यानी कि दिसंबर के महीने में क्या हुआ, CBI को डिजिटल अरेस्ट में जो भी बैंक खाते धोखाधड़ी से खुले हैं उसको पूर्ण रूप से जांच करने की स्वतंत्रता दी सुप्रीम कोर्ट ने। अब कह रहे हैं डिजिटल अरेस्ट स्कैम पर उच्चतम न्यायालय के निर्देश क्या है, डिजिटल अरेस्ट मामले को तेजी से निपटाना। उच्चतम न्यायालय ने CBI को डिजिटल अरेस्ट की जांच करने के लिए अधिकृत किया है। उच्चतम न्यायालय ने सभी संबंधित राज्यों को निर्देश दिया है कि वे दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना, यानी कि दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट अधिनियम 1946 की धारा 6 के अंतर्गत CBI को सहमति प्रदान करे ताकि उसे राज्यों की जांच करने का अधिकार मिल सके। अब है CBI को यह निर्देश भी दिया गया है कि जो इंटरपोल के साथ मिलकर विदेशों में सक्रिय साइबर अपराध नेटवर्कों की पहचान करे, यानी ये क्या करे, इंटरपोल के साथ मिले और जो विदेश में चल रहा है साइबर अपराध उसकी भी पहचान करे। वित्तीय निगरानी, उच्चतम न्यायालय ने भारतीय, अब ये तो हो गया कि डिजिटल अरेस्ट के मामले में निपटाने के लिए क्या किया है, तो CBI को लाया है। और वित्तीय क्या किया है, तो कह रहे उच्चतम न्यायालय ने RBI को नोटिस जारी किया है ताकि वह पैसे को लेयरिंग का पता लगाने के लिए मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल का उपयोग की संभावनाओं की तलाश में मदद करे। ठीक है, तो यहाँ पे वित्तीय में RBI से मदद ली है। अब मध्यस्थ अनुपालन, कह रहा है आदेशित डिजिटल प्लेटफॉर्मों को सूचना प्रौद्योगिकी मध्यस्थ दिशा निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता नियम 2021 के तहत सहयोग करने और जांचकर्ताओं को आवश्यक डेटा प्रदान करने के लिए कहा गया है। मतलब ये है कि आदेशित डिजिटल प्लेटफॉर्मों को सूचना प्रौद्योगिकी जो नियम है उसके तहत कहा गया है सहयोग करो उसमें, और जांचकर्ताओं को आवश्यक डेटा देना पड़ेगा आपको। अब है संस्थागत सुदृढ़ता, राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों को निर्देश दिया गया है कि वे क्षेत्रीय साइबर अपराध समन्वय केंद्रों को संचालन योग्य बनाएं और उन्हें भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के साथ एकीकृत करें। यानी कि ये क्या करे, साइबर अपराध जो समन्वय केंद्रों को संचालन के योग्य बनाए और भारतीय साइबर जो अपराध समन्वय केंद्र है उसके साथ एकीकृत करे। अब है टेलीकॉम जवाबदेही, टेलीकॉम विभाग से कहा गया है कि वह कड़े सिम निर्गमन संबंधित मानदंड और बेहतर नो योर कस्टमर सत्यापन के उपाय करे। यानी कि टेलीकॉम विभाग से ये कहा गया है कि वो कड़े सिम निर्गमन संबंधित मानदंड बनाए और बेहतर नो योर कस्टमर, यानी कि अपने कस्टमर को जानो, KYC सत्यापन का उपाय करें। अब है कि डिजिटल अरेस्ट परिचय, ये होता क्या है, तो कह रहे एक तरह का साइबर स्कैम होता है जिसमें क्या होता है कि जालसाज कानून प्रवर्तन एजेंसियां जैसे पुलिस या CBI के रूप में स्वयं को प्रस्तुत करते हैं और पीड़ितों को गिरफ्तारी का डर दिखाकर और तत्काल कार्रवाई का दबाव बनाकर उनसे धन हस्तांतरण करवा लेते हैं। वर्ष 2024 तक भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की 14C ने डिजिटल अरेस्ट से जुड़े 59,000 से अधिक व्हाट्सएप अकाउंट ब्लॉक किए हैं। यानी कि 59,000 से अधिक व्हाट्सएप अकाउंट जो है वो ब्लॉक किए गए हैं। डिजिटल अरेस्ट के निपटाने हेतु भारत की पहले क्या कर रहा है भारत, ये है, तो कह रहा है कि भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र जिसको 14C कहते हैं, इसे साइबर अपराध से निपटने के लिए स्थापित किया गया। 14C के अंतर्गत राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल नागरिकों को ऑनलाइन साइबर क्राइम की रिपोर्ट करने में सुविधा